डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मास। मास जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी होती है, और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। मास जनरली मेजर्ड बाय ए बैलेंस। मास को अगर हम कहें तो दो तरीके से हम काउंट करते हैं, एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास। वैसे दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, लेकिन थोड़ा अंतर भी है। वो डिटेल जो है आप आगे पढ़ोगे। हम जो है 6th यूनिट जो ग्रेविटेशन की पढ़ेंगे, उसमें वहाँ पर दोनों इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास के बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे। यहाँ मेजरमेंट के बारे में बताएंगे कि इनर्शियल मास का और ग्रेविटेशनल मास का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इनर्शियल मास रिलेटेड टू दी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं, और जो F = m में होता है उससे रिलेटेड है। और एक जो है दूसरा ग्रेविटेशनल मास, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, उससे निकाला जाता है। वो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अब मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ मास इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल। तो इनर्शियल मास के बारे में बता देते हैं। इनर्शियल मास इज मेजर्ड बाय एन इनर्शियल बैलेंस। इनर्शियल बैलेंस एक्चुअल में क्या होती है। इट इज कंसिस्टेड ऑफ लॉन्ग स्ट्रिप whose one end is attached on a टेबल। एक टेबल पे अटैच होता है, एंड अनदर एंड इज फ्री टू वाइब्रेट और ऑसिलेट, कह सकते हैं हम। कैसे थोड़ा बता देते हैं मैं इसका फिगर। स्क्रू वगैरह दिखाना चाहो तो मैं दिखा दूँ। चलो थोड़ा सा नॉर्मल सा फिगर हमें यहाँ पर बना देना है। इस प्रकार से यहाँ पर अटैच्ड है। दिस एंड इज फ्री टू ऑसिलेट और वाइब्रेट। यहाँ हम क्या है, कोई मास रख सकते हैं, कोई भी मास कह लो। अब क्या होता है कि हम यहाँ पर कोई मास रखते हैं। मान लो m1 है हमारे पास, नॉन मास है, उसको हम रखेंगे, इसको वाइब्रेट कराएंगे, इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऐसे ही फिर अननोन मास को जो हमें निकालना है वो रखेंगे, उसका भी टाइम पीरियड निकालेंगे। और मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड के। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं लेट m1 नॉन मास, m2 अननोन मास, t1 टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ m1, t2 time period of oscillation of m2. Then m1 proportional to t1 square, m2 proportional to t2 square. So
m1 by m2 इक्वल टू t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर। अगर हमें एक पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास, जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इनर्शियल बैलेंस। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल मास की। सेकंड, ग्रेविटेशनल मास इज मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस कह सकते हैं, फिजिकल बैलेंस कह सकते हैं, कॉमन बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस इसमें दो पलड़े होते हैं। ठीक है, एक तरफ हम अननोन मास रख देते हैं, दूसरी तरफ नोन रखते हैं। इसमें ग्रेविटी का रोल होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल मेथड बोलते हैं। ग्रेविटेशनल मास मेजर करते हैं कि ग्रेविटी इधर लगती है, इधर लगती है, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी तो बैलेंस हो जाएगी वो। तो इट इज मेजर्ड बाय ए कॉमन बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। इस प्रकार की जो है आप दिखा सकते हो चाहो तो, इस प्रकार। यहाँ जो है मान लो हमारा जो है कोई वस्तु जिसका हमें मास पता करना है, और यहाँ हमने वेट रख दी नोन, ये अननोन कह सकते हैं, ये नोन जो हमें पता हो, तो इस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मास हमारे पास ऐसे वेरी स्मॉल या हैवी मासेस, तो हम उनके लिए बैलेंस यूज नहीं कर सकते। ऐसे मास जो हमें मान लो ऐसे पार्टिकल दिखाई भी नहीं दे रहे, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनके मास मेजर करने हैं, या बहुत बड़ी वस्तु है जैसे अर्थ का, सन का, मून का मास, तो बैलेंस में तो नहीं रख सकते ना उनको, तो बैलेंस यूज नहीं होंगे उनके लिए। तो उनके लिए क्या डिवाइस होते हैं वो आपको बता देता हूं। वेरी स्मॉल masses like mass of atoms, molecules are measured by a device called mass spectrograph। और हैवी है तो हैवी masses like mass of astronomical कह सकते हैं हम, astronomical objects are measured by ग्रेविटेशनल मेथड। ठीक है, ग्रेविटेशनल मेथड जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला F=c m1m2/r², इस प्रकार से एक का पता हम दूसरे का निकाल सकते हैं उनकी फोर्सेस से। तो ये मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में होगा। नेक्स्ट टॉपिक, measurement of time। Time is that a clock reads, and what is clock? कहते हैं clock is that which tells the time, which reads the time। तो ना तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम की डेफिनेशन है, ना ही क्लॉक की। कम से कम हमें ये पता हो क्लॉक क्या है, क्लॉक को डिफाइन कर दे तो हम फिर कह सकते हैं कि क्लॉक की जो मेजर होता है वो टाइम, या टाइम की डेफिनेशन हो तो कहते हैं डिवाइस जो टाइम को मेजर करता है वो क्लॉक है। लेकिन हमें उल्टा सीधा कह दिया कि टाइम जो घड़ी बताई वो है, और जो घड़ी जो है
टाइम को जो मेजर करती है वो घड़ी है, तो डेफिनेशन नहीं है। तो क्लॉक की डेफिनेशन यहाँ पर देंगे, एनी फिजिकल फिनोमिना विच रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलरली कैन बी कंसिडर्ड एज ए क्लॉक, उसको हम क्लॉक मान सकते हैं। जैसे कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड वन रिवॉल्यूशन इज टेकन एज द 1 ईयर। तो टाइम को मेजर कर रहा है, एक चक्कर 1 साल, 2 चक्कर 2 साल, ठीक है। अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो एक रोटेशन हमारा 1 दिन, 2 हो गए तो 2 दिन, तो टाइम मेजर कर रहे हैं। गैलीलियो जो है पहला व्यक्ति था जिसने टाइम को मेजर किया था अपनी हार्ट बीट से। एक चर्च में एक लैंप लटक रहा था, हिल रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन का टाइम उसने निकाला था अपनी हार्ट बीट से, कितनी हार्ट बीट में इसका एक ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो क्या कहेंगे, टाइम इज मेजर्ड बाय ए क्लॉक and any physical phenomena which repeats itself is considered as, can be considered as a can be कह सकते हो, can be considered as a clock, उसको हम घड़ी मान सकते हैं। अब कुछ मेथड्स, कुछ फिनोमिना हम बता देते हैं जो घड़ी का काम कर रहे हैं, जिनसे टाइम मेजर किया जा सकता है। तो सम मेथड्स कहते हैं, सम क्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। सम मेथड्स टू मेजर द टाइम। तो कुछ फिनोमिना जो अपने आप को रिपीट करते हैं वो यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर क्या है, इसमें एसी जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी यूज होती है। इट यूजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, द रोटेशंस of a motor running on AC are taken as time scale। टाइम की स्केल बनाने के लिए, मेजरमेंट के लिए। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर जो है, या ट्रांजिस्टर डायोड्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स, वेव्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और उनके ऑसिलेशंस जो है टाइम पीरियड मेजर करने के लिए, लॉन्ग टाइम को, हाई जो है फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, इसलिए उनको जो लॉन्ग टाइम मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे हम, वैक्यूम ट्यूब्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस are used to produce EM यानी electromagnetic oscillations and their frequency is used
टू मेजर टाइम, जनरली लॉन्ग टाइम कह सकते हो आप। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर हो गया। सोलर क्लॉक, मैंने बताया सोलर क्लॉक क्या है कि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड, वो टाइम मेजर करने के लिए रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ is used to measure time। तो ये किसमें होता है? सोलर क्लॉक में। तो ये आपकी सोलर क्लॉक हो गई। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, सोलर क्लॉक। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एटॉमिक क्लॉक। लेते हैं नेक्स्ट एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में क्या होता है? सीजियम एटम में जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं उनको टाइम मेजर करने के लिए, स्मॉल टाइम मेजर करने के लिए 10⁻⁻12 सेकंड, 10⁻10 सेकंड तक के जो है। तो इन दिस मेथड oscillations produced in cesium atom are used to measure small time, like up to कह सकते हो आप 10⁻10 to 10⁻12 सेकंड। रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग में क्या है कि कुछ जो एलिमेंट ऐसे होते हैं, पार्टिकल्स, जो बहुत शॉर्ट टाइम में डिके हो जाता है। सॉरी, रेडियो एक्टिव डेटिंग कह रहे हैं पहले, ये अलग है। रेडियो एक्टिव डेटिंग में क्या है? रेडियो एक्टिव डेटिंग, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, पार्टिकल्स, उनकी किसी सब्सटेंस के अंदर क्वांटिटी कितनी बची हुई है, तो उससे ये आइडिया लगा सकता है कि कितने साल पुराना। हम उसका हाफ लाइफ टाइम पता हो और अब देखें कि इसमें अब इस टाइम पर इतने बचे हुए हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट, उससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने साल पुराना जीवाश्म है या कितने साल पुरानी चट्टान है या पृथ्वी की एज पता करनी है। तो इस प्रकार से उससे की जाती है रेडियो एक्टिव डेटिंग से। ठीक है। इन दिस मेथड वी कैन फाइंड the age of fossils और रॉक्स कह दें, अर्थ की भी एज निकाल सकते हैं हम, पेड़ पौधों की भी कह सकते हैं, एक्सेट्रा, बाय कैलकुलेटिंग। इससे किस प्रकार? by calculating the quantity of a radioactive element in that fossil। फॉसिल कहते हैं, आप कहते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बताऊं कि फॉसिल्स की जीवाश्म जो है या फिर पेड़ पौधे जो हैं, ट्री वगैरह हैं, तो उनके अंदर जनरली कार्बन 14 की जो है वैल्यू देखी जाती है, क्वांटिटी देखी जाती है, उसको कार्बन डेटिंग बोल देते हैं। चट्टानें हैं, अर्थ है, इसमें यूरेनियम की क्वांटिटी देखी जाती है, इसको यूरेनियम डेटिंग बोल देते हैं। फॉसिल्स में जो है उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। है दोनों ही रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो इनमें टाइम जो है मेजर करने का तरीका है ये भी
एक है decay of elementary particles, decay of elementary particles। जो कुछ पार्टिकल्स क्या है, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिके होते रहते हैं और वेरी शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में खत्म हो जाते हैं, डिके हो जाता है उनका। तो उनके डिके होने से के टाइम से जो है हम टाइम स्केल बना सकते हैं और टाइम को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सम elementary particles decay in short time and their time of decay can be used to measure small time, यानी कि लाइफ टाइम निकाल के हम पता कर सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो ये कुछ जो है मेथड्स थे टाइम को मेजर करने के, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम का मेजरमेंट हमने सीखा, कुछ डायरेक्ट मेथड, कुछ इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर जो है आपका ये यूनिट फर्स्ट जो चल रही है आपकी फिजिकल वर्डेड मेजरमेंट, उसका जो है थर्ड पार्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम खत्म हो जाता है। यहाँ के लिए इतना ही, आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।